हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इस टॉपिक से हमेशा उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही हैं। साथ ही देखिए पैटर्न तो चलते रहता है, हो सकता है क्वेश्चन आपका डायरेक्टली अब यूके जो प्रारंभिक परीक्षा होती है या लोअर पीएससी के एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाए। लास्ट कुछ भर्तियों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो हमारी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हुई थी उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड का हातिम ताई किसे कहा जाता है। इसके साथ साथ बहुत से वरीयस एग्जाम हुए हैं पहले के भी, कनिष्ठ सहायक या अन्य जो भी एग्जाम है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि इस व्यक्ति का उपनाम क्या है। अब यहाँ पे आज के टॉपिक में देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक को आपने रटना नहीं है, क्योंकि इतने नाम रटने में कन्फ्यूजन हो ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे, लगभग उनकी संक्षिप्त व्याख्या देखेंगे क्यों इस व्यक्ति को ये उपनाम दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे अगर पूरा वीडियो आप अच्छे तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, जननायक या सल्टका गांधी। ठीक है, तो जननायक का मतलब वही होता है दोस्तों जो जनता को अच्छे से लीड करे, जननायक बोलते हैं उसको। और सल्टका गांधी मतलब सल्ट एक क्षेत्र है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, तो अल्मोड़ा में सल्ट क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट था राजनीतिक गतिविधियों के लिए। और सल्ट में लगभग जितने आंदोलन हुए थे, लाइक कुली बेगार आंदोलन हो, वन जो हमारे जंगलात आंदोलन हो वन वाले, इसके साथ साथ हमारे स्वाधीनता आंदोलनों को अच्छे प्रकार से लीड किया था हरगोविंद पंत जी ने। ठीक है, इसीलिए इनको सल्ट का गांधी कहा जाता है। इसके साथ साथ हरगोविंद पंत जी से जुड़ा हुआ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये है दोस्तों, हरगोविंद पंत पहले वो ब्राह्मण थे जिन्होंने 1928 में बागेश्वर में हल चलाया था। ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा हल न चलाने की परंपरा को तोड़ा था इन्होंने, बोला कि ब्राह्मण भी हल चला सकता है। बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ इनका, लेकिन इन्होंने फाइनली 1928 बागेश्वर में हल चलाया था। इसके साथ साथ इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता था, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। ठीक है, तो अल्मोड़ा जो कांग्रेस बनी थी, स्थापित हुई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण इनका रोल था, इसलिए अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी इनको कहा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है हरगोविंद पंत के। इसके बाद बढ़ते देखिए अगला, देखिए पत्रकारिता का भीष्म पितामह। तो गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह बोल सकते हैं हम। नाम है विश्वम्बर दत्त चंदोला जी। चंदोला जी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों गढ़वाल पत्रकारिता क्षेत्र का। और गढ़वाल में अगर हम बोले दोस्तों, जो गढ़वाली पत्र शुरू हुआ था, गढ़वाली पत्र 1905 में निकला था गढ़वाली पत्र। इस गढ़वाली पत्र के पहले प्रकाशक विश्वम्बर दत्त चंदोला जी ही थे। ठीक है, प्रकाशक मतलब पूरा पेपर का जो मैनेजमेंट का काम है वो इन्होंने ही संभाला हुआ था। हालांकि गढ़वाली के पहले संपादक कौन थे? गिरजादत्त नैथानी थे। संपादक होता है एडिटर, ठीक है, और प्रकाशक होता है पब्लिशर। तो इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, इसीलिए पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है विश्वम्बर दत्त चंदोला जी को। पत्रकारिता में बहुत अच्छी रीस थी इनकी। ठीक है, तो इसी वजह से ये नाम इनको दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी। सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन बना है दोस्तों, अगर पूर्व के एग्जाम देखेंगे आप, लगभग हर दूसरे पेपर में पूछा जाता है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा सल्ट का गांधी, सल्ट क्षेत्र में काम किया हरगोविंद पंत ने, इसलिए उनको सल्ट का गांधी कहा जाता है। संपूर्ण उत्तराखंड के गांधी के नाम से फेमस है हमारे इंद्रमणि बडोनी जी। बडोनी जी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। बडोनी जी की मुख्य भूमिका रही थी पृथक राज्य आंदोलन में। यूकेडी में भी इनकी खास पकड़ थी दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल जो था ना, यूकेडी में भी इनकी खास पकड़ थी। और इसीलिए बडोनी जी ने देखिए बहुत से काम किए, इसी वजह से इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है इंद्रमणि बडोनी जी। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट इनके बारे में ये है कि इंद्रमणि बडोनी जी एक नृत्य बहुत अच्छे तरह से करते थे, केदार नृत्य। केदार नृत्य में पारंगत थे। मंडाण या केदार नृत्य होता है ना, जो बहुत अच्छे प्रकार से करते थे ये। ठीक है, तो उत्तराखंड के गांधी हो गए हमारे इंद्रमणि बडोनी जी। चलिए अगला देखते हैं, उत्तराखंड का वेद व्यास बोला जाता है यशोधर मठवाल को। ठीक है, यशोधर मठवाल का भी बहुत अहम योगदान है दोस्तों। ठीक है, मठवाल जी के बहुत सी हमारी रचनाएं हैं और खासकर जो हमारी संस्कृति है उन पर रचनाएं या मठवाल जी ने की हुई है, इसीलिए इनको वेद व्यास कहा जाता है। देखिए हालांकि आपको मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत से हमारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये जो नाम है ये प्रमाणित नहीं है। ठीक है, किसी राइटर ने बोला है, किसी इतिहासकार ने बोला है, कहीं पर किसी ने अपनी बुक में बोल दिया इनको। ठीक है, इनके काम को देखते हुए, तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा ऑफिशियल यहाँ पे कोई ऐसा लेटर नहीं हुआ है पब्लिश जिससे इनको ये नाम दिया गया हो, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा जिन्होंने इनके बारे में बुक्स लिखी या उस समय के तत्कालीन जो राजनेता थे, ठीक है, तो उनके द्वारा ये हमको उपनाम दिए गए हैं। ठीक है, तो लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन बनता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक। ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनता ना, बनता तो है ही। अगला देखिए गढ़वाल का जनरल डायर। तो गढ़वाल या उत्तराखंड का जनरल डायर के नाम से जो फेमस है वो है चक्रधर जुयाल। ठीक है, जनरल डायर को आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। देखिए हमारी एक घटना हुई थी 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना। तो जलियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन करे थे रोलेट एक्ट के खिलाफ, और वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ चलवा दी थी एक जनरल थे जिसका नाम था डायर। ठीक है,
तो वहाँ पर बहुत से सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे, शहीद हो गए थे, जलियांवाला कांड। ठीक है, ऐसा ही सेम घटना हमारी उत्तराखंड की धरती में भी हुई थी दोस्तों। और डेट थी 30 मई 1930 की, 30 मई 1930। जगह था तिलाड़ी का मैदान, ठीक है, रवाई में, यानी कि उत्तरकाशी में। रवाई के लोग, आज़ाद पंचायत के लोग दोस्तों, वन कानून के विरोध में वहाँ पे सभा कर रहे थे। और वहाँ पर आता है चक्रधर जुयाल और सभा पर सीधे गोली चला देता है। वहाँ पर काफ़ी लोग शहीद हो जाते हैं तिलाड़ी के मैदान में। उत्तराखंड में इस घटना को रवाई कांड या तिलाड़ी कांड कहा जाता है। तिलाड़ी नरसंहार भी इसे कहा जाता है। और इसका पूरा जिम्मेदार व्यक्ति उसमें का तत्कालीन जो दीवान था टिहरी रियासत का, चक्रधर जुयाल था। इसीलिए चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चाइना वॉल, राम बहादुर छेत्री। तो चाइना वॉल, आपको पता है चीन की दीवार दुनिया की सबसे मजबूत और महानतम दीवारों में से एक है। ठीक है, जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। सेम ऐसा ही दोस्तों राम बहादुर छेत्री जी के साथ भी था। राम बहादुर छेत्री जी फुटबॉल से संबंधित थे। और फुटबॉल में देखिए क्षेत्र रक्षण में बहुत इनका मजबूत, एक हिसाब से बोल सकते हैं डिफेंस बहुत मजबूत रहा होगा फुटबॉल में। ठीक है, इसलिए इनको चाइना वॉल बोला जाता है। आयरन बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है दोस्तों त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक टाइटल है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, आयरन बॉल ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए गोल्डन बॉय की उपाधि मिलती है जसपाल राणा को। ठीक है, गोल्डन बॉय इसलिए बोला जाता है, बहुत से गेम्स में इन्होंने गोल्डन मतलब स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। ये शूटिंग से संबंधित कर रखते हैं, शूटिंग मतलब निशानेबाजी। ठीक है, इसलिए इनको गोल्डन बॉय बोला जाता है, जसपाल राणा को। गर्व भंजक की उपाधि देखिए दोस्तों माधो सिंह भंडारी और महपति शाह दोनों को मिलती है। ठीक है, महपति शाह होगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, महपति शाह। ठीक है, तो पंवार शासक था महपति शाह और उसका सेनापति था माधो सिंह भंडारी। इन दोनों को गर्व भंजक कहा जाता है दोस्तों। देखिए गर्व भंजक, गर्व भंजन, ऐसा शब्द में कोई यहाँ पे डिफरेंस है नहीं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं खाली। देखिए गर्व भंजक का मतलब होता है चारों दिशाओं में प्रख्याति प्राप्त एक योद्धा। गर्व भंजक का मतलब होता है एक ऐसा योद्धा जिसने चारों दिशाओं में अपने यश कीर्ति से सभी को हरा दिया हो। ठीक है, बहुत वीर या निडर योद्धा भी बोल सकते हैं गर्व भंजक का मतलब। तो माधो सिंह भंडारी भी हमारा वीर योद्धा था, बड़े भंडारी माधो से जब बोलते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में वीर शब्द के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, तो गढ़वाल में वीर के लिए बड़े शब्द यूज किया जाता है। बड़े का मतलब वीर होता है। ठीक है, बड़े भंडारी माधो सिंह बोलते हैं। वैसे ही महपति शाह था, महपति शाह ने भी तिब्बत अभियान वगैरह किए थे और सभी युद्धों को लगभग जीता था दोस्तों। इसीलिए महपति शाह और माधो सिंह भंडारी को गर्व भंजक कहा जाता है। ठीक है, गर्व भंजक का स्पेशल मीन है एक निडर योद्धा, निडर या निर्भीक व्यक्ति को गर्व भंजक कहा जाता है। ओके, क्योंकि देखिए गर्व भंजक यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है माधो सिंह भंडारी से। जब मलेथा की गूल इन्होंने बनाई थी, मलेथा की गूल बहुत फेमस एक गूल है ना, जो इन्होंने बनाई थी अपने गांव में। इनके गांव के पास ही नदी बहती थी, लेकिन पहाड़ी होने की वजह से गांव की जो धरती थी बंजर थी। इन्होंने क्या किया, रात मतलब बहुत मेहनत की, अकेले गए छेनी हथौड़े से इन्होंने गूल बनाया, रात दिन मेहनत की मतलब। उसके बाद एक गूल का निर्माण हुआ और बोला जाता है कि गूल जब बन गई तो पानी नहीं आया और इनको सपना हुआ, सपने में बोला गया कि अगर आप अपने बेटे की बलि देंगे तो तब जाके नहर में पानी आ पाएगा, गूल में पानी आ पाएगा। और बोला जाता है कि इन्होंने अपने बेटे की बलि भी दे दी थी, यानी कि निर्भीक था ना ये आदमी, निडर था, निर्भीक था, अंदर से बिल्कुल डर नहीं था। अपने बेटे की बलि दे दी उसने अपने क्षेत्र के जो खेत थे उनमें हरियाली लाने के लिए, इसीलिए गर्व भंजक बोला जाता है। ठीक है, और सेम हमारा महपति शाह के साथ भी है। गढ़वाली की उपाधि चंद्र सिंह भंडारी को दी जाती है। इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको पता है दोस्तों 23 अप्रैल 1930 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। बताइए उत्तराखंड के इतिहास में क्या हुआ था। 23 अप्रैल 1930 की अगर हम बात करते हैं तो एक कांड हो गया था जिसको हम बोलते हैं पेशावर कांड। पेशावर कांड का नायक कौन था, चंद्र सिंह भंडारी था। और इसके बाद भंडारी शब्द इनका हट गया लगभग और इनको गढ़वाली की उपाधि दी गई दोस्तों। पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाया गया क्योंकि चंद्र सिंह भंडारी ने निहत्थे अफगान पठानों पर या सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कौन सी राइफल में थे, कौन सी रेजिमेंट में थे, तो 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट में थे। ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन बना है ना इनसे, तो आपको याद रखना सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसलिए इनको गढ़वाली बोला जाता है। वीसी साहब के नाम से फेमस थे दरबान सिंह नेगी। ठीक है, वीसी साहब, वीसी यानी कि विक्टोरिया क्रॉस, उत्तराखंड की धरती का पहला वीर जिसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया दोस्तों, दरबान सिंह नेगी। दूसरा हमारा गबर सिंह नेगी, लेकिन गबर सिंह नेगी को मरणोपरांत मिला। अगर क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में मरणोपरांत पहला किसे मिला, फिर हमारा आंसर गबर सिंह नेगी हो जाएगा। लेकिन दरबान सिंह नेगी को जीवित अवस्था में ही मिला दोस्तों, और इनको वीसी साहब कहा जाता था, यानी कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त साहब हैं ये हमारे राज्य के। गढ़वाल का दानवीर देखिए घनानंद खंडूरी, उत्तराखंड की महान विभूतियों में आप देख सकते हैं क्यों इनको गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों संपूर्ण जीवन इन्होंने बहुत ज़्यादा डोनेशन किया था, हमेशा दिल खोल के डोनेशन करते थे। ये एक टिम्बर व्यापारी थे, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी के व्यापारी थे ये। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। घनानंद खंडूरी का संबंध या पारिवारिक पेशा क्या था, तो टिम्बर व्यापारी थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने दान धर्म किया था, इसलिए इनको गढ़वाल का दानवीर कर्ण भी कहा जाता है।
अगर देखिए चिपको वुमन गौरा देवी, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको दोस्तों। उत्तराखंड की धरती में वनों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों से लिपट कर, ठीक है, एक आंदोलन को शुरू किया था गौरा देवी ने, इसीलिए गौरा देवी को चिपको वुमन कहा जाता है। गोरा ब्राह्मण जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट देखिए दोस्तों, जिम कार्बेट को हम जानते हैं एक शिकारी के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जिम कार्बेट को बहुत से लोग चाहते हैं नरभक्षी बाघों का शिकार करने के लिए, लेकिन जिम कार्बेट जो थे दोस्तों, असली रूप था इनका पर्यावरणविद का, ठीक है, पर्यावरण प्रेमी थे ये, ठीक है। और इसके साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति में बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे, यहाँ के कल्चर को फॉलो करते थे, इसीलिए लोगों ने इनको गोरा ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया था, ठीक है। उत्तराखंड का भगीरथ, तो उत्तराखंड का भगीरथ बोला जाता है प्रॉबी कौटले, ठीक है, प्रॉबी कौटले। अब देखिए ये टाइटल कहाँ से मिला। अब राजेंद्र बलोदी जी की अगर आप बुक पढ़ेंगे उत्तराखंड का समग्र इतिहास, वहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कैसे जो गंग नहर बनी थी हरिद्वार में, गंग नहर, ऊपरी गंग नहर का जो निर्माण हुआ ना दोस्तों, उसको बनाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि पूरा डिजाइन से लेकर कैसे बनना है, क्या करना है, पूरा मैनेजमेंट, एक हिसाब से 100% इंजीनियरिंग का काम इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था वहाँ पे। और बढ़िया ढंग से वो नहर बन भी गई, उत्तर भारत की बहुत सी जगहों पर सिंचाई भी होने लगी, और इस सफलता के बाद इनको उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ कहा जाता है, आधुनिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रॉबी कौटले, कुमाऊं का बैरम खां शिवदत्त जोशी, तो शिवदत्त जोशी देखिए चंद वंश में था दोस्तों। शिवदत्त जोशी ने यहाँ पे संरक्षण किया हुआ था दीपचंद का, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे संभवत शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां बोला जाता है। जैसे बैरम खां ने अकबर का संरक्षण किया था ना, तो इसी प्रकार से इसने भी चंद शासक का संरक्षण किया था, इसी वजह से शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। हर्षदेव जोशी इसी का पुत्र था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गढ़वाल का प्रेमचंद्र विद्यासागर नौटियाल जी को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये भी आप जान लीजिए। विद्यासागर नौटियाल जी देखिए गढ़वाल टिहरी राज्य के, मैं बोलूँगा टिहरी रियासत के एक महत्वपूर्ण कवि थे, साहित्यकार थे। विद्यासागर नौटियाल जी की बात करते हैं दोस्तों, तो विद्यासागर नौटियाल जी की रचनाएं जो रही ना, वो ज़्यादातर कृषकों पे, ठीक है, सामाजिक कुरीतियों पे, जो सामाजिक कुरीतियाँ प्रथाएँ थी, और कृषकों के दर्द, और उसके साथ साथ सामाजिक जो भी वहाँ पे लोगों की पीड़ाएं थी, उन पे आधारित रचनाएं रही इनकी। जैसे प्रेमचंद ने किया ना, प्रेमचंद की अगर अधिकांश रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो प्रेमचंद की रचनाओं में कृषक प्रभाव देखा जाता है। ज़्यादातर कहानियाँ या जो भी हमारी प्रेमचंद की रचनाएं हैं वो कृषक समुदाय पर आधारित हैं। तो सेम उसी को फॉलो किया विद्यासागर नौटियाल ने, इसीलिए इनका कंपेरिजन किया जाता है प्रेमचंद से, मुंशी प्रेमचंद से, इसीलिए इनको गढ़वाल का या पहाड़ का प्रेमचंद भी कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल का चंदन और पर्वत पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा, तो बहुगुणा जी का भी देखिए बहुत एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल था दोस्तों। बहुगुणा जी देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, एच.एन. बहुगुणा, ठीक है। और गढ़वाल का चंदन इनको कहा जाता है, साथ ही पर्वत पुत्र के नाम से भी फेमस है। इसके बाद देखिए हिमालय पुत्र बोला जाता है गोविंद बल्लभ पंत जी को। गोविंद बल्लभ पंत तो आप जानते हैं, देखिए उत्तराखंड की उदारवादी विचारधारा के प्रमुख लीडर रहे अपने टाइम के। उत्तराखंड में देखिए हैप्पी क्लब की स्थापना हो, प्रेम सभा की स्थापना है, इसके साथ साथ हमारा कुली बेगार आंदोलन था, जंगलात संबंधी आंदोलन थे, स्वाधीनता आंदोलन था, प्रांतीय काउंसिल के चुनाव थे, उसके साथ साथ संयुक्त प्रांत के पहला मुख्यमंत्री बनने से लेकर जो इनका केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफ़र रहा दोस्तों, वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा। इसीलिए फाइनली इनको जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने इनको बोला था हिमालय पुत्र, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने बचाया भी था एक बार लाठी प्रहार से, जो हम उत्तराखंड इतिहास में पढ़ते हैं ना। ये प्लानिंग कर रहे थे दोस्तों वहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह की, इसी बीच भनक लग जाती है ब्रिटिश हुकूमत को, तो वहाँ पे रिहर्सल में ही ये क्या करते हैं, लाठी चार्ज करवा देते हैं और नेहरू जी को बचाते हैं उसमें गोविंद बल्लभ पंत जी। नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख भी किया है कि एक 6 फीट के आदमी ने अपनी जो मेरे ऊपर लाठियाँ पड़ी थी उसको अपने ऊपर लिया, और बोला जाता है उसी लाठियों के प्रहार से गोविंद बल्लभ पंत जी की गर्दन टेढ़ी हो गई थी, वो हमेशा फिर गर्दन उठा ही नहीं पाए थे, बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ा था। जैसे साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे ना, वैसी ही कुछ घटना हो गई थी। इसलिए आपने कभी भी फोटो वगैरह देखा होगा गोविंद बल्लभ पंत का, तो हमेशा उनकी जो गर्दन है या कंधे हैं वो झुके हुए प्रतीत होते हैं, इसी वजह से। मौलिक पंडित बुलाते हैं नैन सिंह रावत को। देखिए जितने भी यहाँ पे जो आप टाइटल देख रहे हैं, गोविंद बल्लभ पंत, नैन सिंह रावत, ये सब आप हमारे चैनल की एक प्लेलिस्ट है उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बताया गया है क्या इनकी पूरी यात्रा रही जीवन भर की, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, क्या इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण आंदोलन थे, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। मौलिक पंडित नैन सिंह रावत को इसलिए कहा जाता है क्योंकि नैन सिंह रावत ने ही पहली बार तिब्बत ल्हासा मानसरोवर मार्ग का सफल सर्वेक्षण किया था, ठीक है। तो सर्वेक्षण किया, और पेशे से ये शिक्षक थे, तो इनको जो वहाँ की स्थानीय जनता थी, हमारे लोग थे, वो मौलिक पंडित कहते थे, यानी कि पंडित जी के नाम से बोलते थे तो ये हमारे क्या रावत थे, राजपूत थे, लेकिन इनको पंडित कहते थे लोग, इसलिए मौलिक पंडित नाम ही फेमस हो गया इनके साथ, ठीक है। नैन सिंह रावत का जन्म हुआ था मिलम गाँव में, इंपॉर्टेंट है, मिलम ग्लेशियर भी है ना, मिलम गाँव भी है दोस्तों, मुंशियारी पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है, मिलम गाँव।
अगला देखिए टिंचरी इच्छागिरी माई, ये बोला था ठगुली देवी या दीपा देवी को। देखिए ठगुली देवी दीपा देवी एक ही नाम है ये, ठीक है। देखिए इनको इच्छागिरी माई कहा जाता है। बहुत से इन्होंने सामाजिक कार्य किए दोस्तों, समाज के मतलब कार्यों के लिए अपने आप को न्यौछावर किया था। और दूसरा इन्होंने देखिए गढ़वाल क्षेत्र में एक उसमें शराब चलती थी टिंचर नाम से, टिंचर, ठीक है। टिंचर नाम की या टिंचरी नाम की एक शराब चलती थी, ब्रांड नेम था, ठीक है। तो इस शराब को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी, इसीलिए बाद बाद में ये टिंचरी माई नाम से भी फेमस हो गई, ठीक है। तो ये इनके पीछे की कहानी है। अगला देखिए सरला बहन मिस कैथरीन हाइलामन, ठीक है। तो मिस कैथरीन हाइलामन या हैलीमन भी इनको कहा जाता है। ब्रिटिश मूल की थी और भारत में आके बस गई, गांधी जी की फॉलोअर थी और गांधी जी को फॉलो करते करते इन्होंने अपना नाम ही दोस्तों हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग रख लिया, सरला बहन, ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इनकी भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान, ठीक है। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझिए थोड़ा थोड़ा। हर टाइटल के पीछे एक लॉजिक, ऐसा नहीं कि खाली दिया गया टाइटल, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि आपने उठा के दे दिया। जिन भी राइटरों ने ये तुलना की है, जिन भी इतिहासकारों ने तुलना किया, जिन भी राजनेताओं ने उपाधि दी थी उस समय, तो ये खाली नहीं दिया। हम गढ़वाल इतिहास में जाते हैं, कप्पू चौहान, बात हो रही है अजय पाल के टाइम पीरियड की, ठीक है, अजय पाल। अब लगाइए कितना पीछे का टाइम है। और आजकल के आधुनिक जो हमारे राइटर हैं, इतिहासकारों ने, उन्होंने राणा प्रताप से तुलना किया कप्पू चौहान की। अब क्यों किया? क्योंकि कप्पू चौहान, देखिए अजय पाल ने गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया था दोस्तों, ठीक है। कुछ गढ़ तो उसने जीत लिए थे युद्ध करके, कुछ गढ़ों में उसने पैगाम भेजा, भैया आप अधीनता स्वीकार करो या युद्ध करो। तो बहुत से राजाओं ने डर के, गढ़ के जो गढ़पति थे उन्होंने डर के अधीनता स्वीकार कर ली। एकमात्र एक ऐसा गढ़ था दोस्तों जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की, और वो गढ़ था दोस्तों उप्पूगढ़। उप्पूगढ़ जो था, वहाँ का जो हमारा शासक था वो कप्पू चौहान था। जैसे महाराणा प्रताप ने अकबर की हमारे अधीनता स्वीकार नहीं की थी ना, सेम लाइक ऐसा ही हुआ दोस्तों यहाँ पे भी, ठीक है। कप्पू चौहान ने अजय पाल की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसीलिए राणा प्रताप से कंपैरिजन होता है और कप्पू चौहान यहाँ पे फेमस हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अजय पाल ने बोला जाता है कि लास्ट युद्ध इसी के खिलाफ हुआ था। हालांकि उस युद्ध में कप्पू चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन फाइनली अजय पाल के अंतर एक आग बोल सकते हैं या ज्योति जलती है और वो डिसीजन लेता है, भैया आज से मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। इसीलिए अजय पाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे नीचे। देखिए झांसी की रानी बुलाता है उत्तराखंड में तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली बहुत बहादुर थी दोस्तों। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम बिंदुली था, ठीक है, याद कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंदुली घोड़ी थी इनकी, ठीक है। तो झांसी की रानी के समतुल्य इनका मतलब पूरा देख सकते हैं, जो हमारी वीरता थी वैसी दिखाई थी इन्होंने, इसलिए इनको झांसी की रानी कहा जाता है। गढ़वाल की नाक कटनी रानी, नाक काटी रानी होगा, नाक कटी नहीं बोलेंगे हम, नाक काटी रानी, ठीक है। नाक काटी का मतलब जिसने मतलब मुगल सैनिकों की नाक काट दी। नाक काटने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने पकड़ के उसमें नाक काट दी होगी मुगल सैनिकों की, ठीक है। नाक काटने का मतलब ये नहीं था कि नाक काट दी। नाक काटने का मतलब ये था क्योंकि भारत में उसमें मुगल वंश बहुत बड़ा वंश था और मुगल वंश के तत्कालीन जो शासक थे शाहजहाँ, उसने गढ़वाल पर अटैक कर दिया। लेकिन कर्णावती उसमें संरक्षिका थी पृथ्वीपति शाह की। कर्णावती ने मुगल सैनिकों को पकड़ा और बहुत ज़्यादा किरकिरी हो गई शाहजहाँ की। बोला कि इतना बड़ा राजा और तेरे सैनिकों को एक छोटे से राज्य की संरक्षिका ने ऐसे पकड़ लिया, मतलब नाक कट गई वहाँ पे शाहजहाँ की, ठीक है। और सैनिकों को बहुत ज़्यादा जलील किया गया और इसीलिए फेमस हो गई रानी नाक काटी रानी के रूप में, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। ऐसा नहीं था कि सैनिकों की नाक काटी होगी, क्योंकि गढ़वाल की रानी है, संरक्षिका है। ऊपर से देखा जाए तो गढ़वाल के जितने भी राजा हुए ना दोस्तों, वो शरणागत को कभी भी ऐसे हानि नहीं पहुँचाते थे। इसका फ्लैश एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बिल्कुल ताज़ा उदाहरण जो है, ठीक है, वो हमारे यहाँ हम बोल सकते हैं स्पष्ट उदाहरण बोलेंगे, ताज़ा तो नहीं बोलेंगे, स्पष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं जब हमारा सुलेमान सिको आया था यहाँ पे गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह के टाइम पर, ठीक है। इसी के बाद इसी टाइम पे आ जाता है ना सुलेमान सिको, औरंगजेब बैठ जाता है वहाँ गद्दी पर और सुलेमान सिको पहले वहाँ जाता है कुमाऊँ के राजा के पास, बाज बहादुर के पास। बाज बहादुर बोलता है भैया राजा हुई नहीं मैं, राजा तो असली गढ़वाल में बैठा है, तो गढ़वाल चले जा, ठीक है। अपना बचने के लिए वो गढ़वाल भेज देता है उसको। तो गढ़वाल का राजा भाई डरता नहीं है, गढ़वाल का राजा उसको शरण देता है और औरंगजेब का फरमान आता है भैया सौंप दे वापस, लेकिन नहीं सौंपता। हालांकि कुछ षड्यंत्र हो जाते हैं मेदनी शाह वगैरह से, और षड्यंत्र के स्वरूप क्या होता है, सुलेमान सिंह को मारा जाता है। अभागा शहजादा भी बोलते हैं ना उसको गढ़वाल का, मतलब दिल्ली का अभागा शहजादा बोलेंगे, गढ़वाल का तो नहीं, अभागा शहजादा भी बोलते हैं इसीलिए। तो गढ़वाल के राजाओं का ऐसा नहीं था, वो हमेशा शरणागत को उनकी रक्षा करना धर्म समझते थे अपना, ठीक है, भले युद्ध करने की नौबत आ जाए। तो गढ़वाल की नाक कटनी रानी कर्णावती। कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई, तो कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई बोलते हैं दोस्तों जिया रानी या पिंगला या प्योला भी इसको कहा जाता है। जिया रानी को कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई, यानी कि हमारी जो गढ़वाल की जो लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी होगी वो तीलू रौताली हो जाएगी।
और कुमाऊं की हमारी जिया रानी हो जाएगी, जिसको पिंगला या प्योला भी कहा जाता है। ठीक है, श्रीमान जो उपनाम है दोस्तों वो मोहनलाल मेहता जी का है। ठीक है, श्रीमान बोला जाता है मोहनलाल मेहता को। मेहता जी की भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी स्वाधीनता आंदोलन वगैरह में। मैती का जो उपनाम है दोस्तों कल्याण सिंह रावत है, क्योंकि इन्होंने मैती आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ग्वालदम से शुरू हुआ था मैती आंदोलन 1995 में। इसमें क्या होता है दोस्तों, वर वधु हमारा क्या करते हैं, विवाह के बाद एक पेड़ लगाते हैं और बच्ची की तरह उसका देखभाल करते हैं जिंदगी भर। ये मैती आंदोलन शुरू की थी कल्याण सिंह रावत ने, इसीलिए इनको मैती के उपनाम से भी जानते हैं। और हाल ही के ईयर में इनको क्या मिला है, पद्मश्री भी मिला है दोस्तों। ठीक है, हमने करंट अफेयर में पढ़ा था ना। मशरूम गर्ल के नाम से फेमस है दिव्या रावत। दिव्या रावत देखिए, इन्होंने मशरूम की व्यापारिक खेती करके महिला सशक्तिकरण के कार्य को आगे बढ़ाया दोस्तों, और बहुत ज़्यादा पहचान बनी उत्तराखंड राज्य में अपनी, इसीलिए इनको मशरूम गर्ल भी बोला जाता है। उत्तराखंड के वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड की धरती में, ठीक है, गढ़वाल की धरती में बहुत सारे वृक्षों का वृक्षारोपण किया, मतलब इन्होंने लाखों वृक्ष वहाँ पे लगा दिए दोस्तों, इसीलिए इनको वृक्ष मानव कहा जाता है। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, अभी हमने पढ़ा उत्तराखंड का गांधी सल्ट का गांधी, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट की बात हो रही है। पृथक राज्य की मांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विधायक रहे जसवंत सिंह बिष्ट। ठीक है, यूकेडी के टिकट पर पहले विधायक बने थे रानीखेत सीट से 1980 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रत्यक्ष मांग उठाई थी पृथक पर्वतीय राज्य की। बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा इनका, यूकेडी के ये मेंबर थे। ठीक है, इसलिए इनको पहाड़ का गांधी कहा जाता है। कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे जी, देवकीनंदन पांडे भी फेमस नाम है दोस्तों। और देवकीनंदन पांडे जी ने बहुत से कार्य किए, जिसमें भूमिगत रेडियो का संचालन था। इसके साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने गुपचुप तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्रिय होने में योगदान दिया था। तो कुल मिलाकर इसलिए इनके योगदान को देखते हुए कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। और फाइनली जो बोलूँगा मैं, देवकीनंदन पांडे जो थे वो महात्मा गांधी के भी फॉलोअर थे। ठीक है, गांधी जी के भी फॉलोअर रहे ज़िंदगी भर, इसलिए इनको कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेज संत माधव आशीष को कहा जाता है दोस्तों, अंग्रेज था और यहाँ पे दोस्तों हमारा अंग्रेज संत बोलते हैं इनको। ठीक है, तो हिंदुस्तानी कल्चर वगैरह को अडॉप्ट किया इन्होंने और माधव आशीष के नाम से फेमस हो गए। अगला देखिए जयानंद आर्य, पथिक नाम था इनका, पथिक नाम इनका अपने आप इन्होंने दिया था खुद को। ओरिजिनल नेम देखते हैं जयानंद भारती इनका। ठीक है, उत्तराखंड की धरती में शिल्पकार समुदाय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आंदोलन इन्होंने लीड किया, जिसको हम जानते हैं डोला पालकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? डोला पालकी आंदोलन। ठीक है, तो डोला पालकी आंदोलन क्या था, देखिए दोस्तों, आधुनिक उत्तराखंड की हम बात करते हैं, जब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बात करते हैं, तो गढ़वाल क्षेत्र के जो शिल्पकार समुदाय के लोग थे दोस्तों, उनको अन्य जाति की तरह डोली पालकी का उपयोग करने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि समाज के जो अन्य वर्ग थे ना, तो शिल्पकार समुदाय में कोई भी शादी वादी होती होगी तो शादी के टाइम पे वर वधु को डोली या पालकी में नहीं बैठने दिया जाता था, और जयानंद भारती जी ने इसका घोर विरोध किया था। ठीक है, और फाइनली बहुत संघर्ष किया इन्होंने, और फाइनली देखा जाए तो डोला पालकी आंदोलन सफल रहा था, इसीलिए इनको पथिक भी कहा जाता है। ठीक है, आंचलिक साहित्यकार शैलेश मटियानी, तो शैलेश मटियानी जी की जो रचनाएं हैं दोस्तों वो ज़्यादातर आंचलिक का मतलब होता है एक क्षेत्र विशेष पर फोकस्ड रचनाएं, यानी कि उन्होंने एक क्षेत्र विशेष उत्तराखंड को लिया है दोस्तों, और उत्तराखंड पे काफ़ी रचनाएं की है। जैसे हिंदी साहित्य में हम देखते हैं आंचलिक साहित्यकार बुलाता है फणीश्वर नाथ रेणु को, तो उन्हीं की तरह इन्होंने भी अपने अंचल पर या अभी आंचलिक जो अपना क्षेत्र है यहाँ पर साहित्यिक रचनाएं की है, इसलिए इनको आंचलिक साहित्यकार कहा जाता है उत्तराखंड का। गढ़वाल का हातिम ताई, यही क्वेश्चन आया था दोस्तों कुंवर सिंह नेगी। ठीक है, हातिम ताई तो आप देखते होंगे, हातिम ताई जानते हैं ना, हातिम ताई हमने बहुत बचपन से लेकर अभी तक सीरियल भी देखा है। और हातिम ताई का मतलब होता है घुमक्कड़ प्रवृत्ति टाइप का आदमी। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा आदमी जिसकी आत्मा बिल्कुल पवित्र हो और बहुत से उसने सामाजिक कार्यों में योगदान दिया हो। तो कुंवर सिंह नेगी का भी सेम ऐसा ही था दोस्तों, बहुत से कार्यों को, सामाजिक कार्यों में इनकी विशेष भूमिका रही, इसलिए गढ़वाल का हातिम ताई इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था, देखिए अब ऐसा क्वेश्चन किसी ने एक्सपेक्ट किया था क्या UPSSC पूछेगा, लेकिन आया था फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन। भाबर का विश्वकर्मा दोस्तों हेनरी रैमजे को कहा जाता है किंग ऑफ कुमाऊं। ठीक है, तो भाबर जो क्षेत्र था दोस्तों, ये भाबर क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था कुमाऊं के चंद्रवंश काल में हम देखते हैं। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए गोरखा काल में, तो गोरखाओं ने तो देखा ही नहीं तराई की तरफ। ठीक है, क्योंकि तराई क्षेत्र में भौगोलिक विषमताएं थी, साथ ही डेवलपमेंट जीरो था वहाँ पे, न सिंचाई की गूलें थी, न सड़कें थी, न मानव बस्ती थी। ठीक है, बड़े बड़े वहाँ पे भूखंड थे,
लेकिन इन सभी के लिए देखिए हेनरी रैमजी ने प्रयास किया था। वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था करवाई, तराई का उसने वहाँ पे सड़कें बनवाई, नहरें बनवाई, कुएं खुदवाए, लोगों को वहाँ पे स्थापित किया। साथ ही उसने तराई इम्प्रूवमेंट फंड भी बनाया 1883 में। इन सभी कार्यों की वजह से यानी कि बाबर का टोटल डेवलपमेंट किया था इस कमिश्नर ने, इसीलिए इस कुमाऊं कमिश्नर को बाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। अल्मोड़ा की बेटी आइलिन पंत देखिए पाकिस्तान की बहू भी कहा जाता है इनको। पाकिस्तान की पहली राज्यपाल बनी थी ये, ठीक है, आइलिन पंत, और अल्मोड़ा में पैदा हुई थी दोस्तों ये, इसीलिए इनको अल्मोड़ा की बेटी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आइलिन पंत। अगला देखिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, तो ये हमारे शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है। इसके साथ साथ इनका एक उपनाम और है चारण, ठीक है, चारण नाम से भी हम इन्हीं को जानते हैं। इतिहासकार हैं ये और साहित्यकार भी हैं। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? सूचना, मतलब पूरी सूचना है जिसके पास, मतलब, ठीक है, तो इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं ना, बिल्कुल सूचनाओं से लैस। तो यहाँ पर उत्तराखंड की समस्त रचनाओं के इन्होंने मतलब साहित्यिक रचनाएं दी हैं, खासकर उत्तराखंड का इतिहास भी वगैरह इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत सी रचनाएं डबराल जी की, तो इसीलिए इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। चारण भी इनका नाम है, ठीक है। गुसाई दत्त या गुसैन, तो गुसाई दत्त या गुसैन दोस्तों ये बेसिक नेम था, यानी कि बचपन का नाम था सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इनका ओरिजिनल नेम था ये तो बचपन का नाम। प्रकृति प्रेमी भी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, ठीक है, प्रकृति प्रेमी कवि या प्रकृति का चितेरा कवि, ये भी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सी रचनाएं प्रकृति पर बेस्ड है इनकी। गुसाई या गुसैन पंत भी इन्हीं का नाम था दोस्तों। इसी से मेरे को एक क्वेश्चन और याद आता है यहाँ पे, ठीक है, श्रीदेव सुमन का नाम क्या था? तो श्रीदेव सुमन का नाम था श्रीदत्त बडोनी। श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम क्या था? श्रीदेव सुमन जो अब शहीद हो गए थे ना, तो श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम था श्रीदत्त बडोनी। दैवज्ञ की उपाधि मिलती है मुकुंद राम बड़थवाल जी को। दैवज्ञ जैसा कि हम जान रहे हैं नाम से ही, ठीक है, तो संस्कृति में बहुत पकड़ गई हुई इनकी, सांस्कृतिक जो संस्कृति से संबंधित जितनी भी हमारी रचनाएं वगैरह हैं, या जो भी हमारा बोल सकते हैं, जो हमारा एक शास्त्र होता है ना, जैसे कि भूत भविष्य हम देखते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत इन्होंने काम किया था, इसी वजह से इनको दैवज्ञ की उपाधि मिलती है। लोकनाथ या लोकरत्न पंत हमारे गुमानी पंत को कहा जाता है। गुमानी पंत कुमाऊं के प्राचीन कवि माने जाते हैं, ठीक है, प्राचीन कवि इनको कहा जाता है दोस्तों। और गुमानी पंत को लोकनाथ ही इनका नाम ही ओरिजिनल नेम है, लोकरत्न पंत या लोकनाथ पंत। कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है देखिए दोस्तों हर्षदेव जोशी को, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हर्षदेव जोशी जो कि शिवदत्त जोशी का पुत्र था। हर्षदेव जोशी की बहुत भूमिका रही थी दोस्तों कुमाऊं के चंद्रवंश के इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं। कभी ये चंदों के साथ हो गया, कभी गोरखाओं के साथ हुआ, कभी ब्रिटिशर्स के साथ हुआ, कभी गढ़वाली राजाओं के साथ हुआ, मतलब सब जगह इसने क्या किया दोस्तों। एटकिंसन ने तो इसको विभीषण भी बोला है दोस्तों, विभीषण, ठीक है, जो गोरखा अटैक हुआ था ना कुमाऊं पर 1790 में, तो हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पे ही हुआ था, नहीं तो गोरखा नहीं आ पाते कुमाऊं के चंद्रवंश में। तो इसने गोरखाओं की मदद की, पूरी उनको गुप्त भेद वगैरह बताए, गोरखा आक्रमण यहाँ पे हुआ, गोरखा सफल भी हो गए, चंद्रवंश का पतन हो गया 1790 में, ठीक है, इसलिए इसको एटकिंसन ने विभीषण भी बोला है। कुमाऊं का चाणक्य भी इसको कहा जाता है, क्योंकि चालाकी से बच जाता था, कभी जेल में बंद होता था तो वहाँ से भी भाग जाता था। इसके बहुत से मतलब यहाँ पे मेजर हमें कार्य देखने को मिलते हैं कुमाऊं के चंद्रवंश के इतिहास में, अगर हम डेप्थ में पूरा पढ़ते हैं इतिहास। बाद में देखिए जब हमारे गोरखा थे तो गोरखाओं से परेशान हो गया फिर ये गोरखा, क्योंकि अत्याचारी थे काफ़ी। इसके बाद इसने ब्रिटिशर्स से गुहार लगाई, ब्रिटिशर्स ने इसको पेंशन भी दी थी दोस्तों, सब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड इतिहास में। और ब्रिटिशर्स की इन्होंने हेल्प भी की थी लास्ट टाइम पे, जब इन्होंने जो युद्ध हुआ था अल्मोड़ा वाला, तो ब्रिटिशर्स को बोला भैया मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और इसीलिए ब्रिटिशर्स एक कप्तान था हेयरसे ने इसको फिर उपाधि दी अर्ल ऑफ वारविक की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अर्ल ऑफ वारविक बोलेंगे या वारविक बोलेंगे। तो अर्ल ऑफ वारविक किसको कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। तो गढ़वाल का चाणक्य क्यों बोला जाता है पुरिया नैथानी को? तो देखिए दोस्तों जब हमारा जगत चंद ने श्रीनगर पे अटैक किया, जगत चंद चंद्रवंश का शासक था ना, तो इसने श्रीनगर पे कब्जा कर लिया दोस्तों, ठीक है, कब्जा जैसे करा इसने श्रीनगर पे, तो पुरिया नैथानी ने बोला जाता है कि उसमें पंवार शासक की हेल्प की। पुरिया नैथानी ने बोला भैया जगत चंद जी आप, मेरे को सपना हुआ है आप इससे भी प्रतापी राजा बनेंगे, इस गढ़वाल श्रीनगर क्षेत्र को आप किसी ब्राह्मण को दान दीजिए और चले जाइए यहाँ से, तब आपका भला होगा। अब चंद्रवंश के राजा भी हमारे अच्छे खासे राजा थे भैया, उन्होंने एक ब्राह्मण की बात सुनी, क्योंकि नैथानी ब्राह्मण होते हैं, तो बोला भैया ठीक है लेकिन ब्राह्मण को बुलाओ फिर मैं दान करता हूँ। तो नैथानी ने बोला भैया मैं ही तो हूँ ब्राह्मण। तो पुरिया नैथानी ने वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने श्रीनगर या अपने गढ़वाल राज्य को बचाया था। राजा का बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे सलाहकार था पुरिया नैथानी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों पुरिया नैथानी से जुड़ा हुआ। और ये टाइम पीरियड हमारा चल रहा है फतेहपति शाह का, यानी कि फतेहपति शाह हार चुका था युद्ध में, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा औरंगजेब था, औरंगजेब ने बुलावा भेजा गढ़वाल,
गढ़वाल का कोई भी राजा वहाँ नहीं गया, वहाँ पे पुलिया नेथानी जाता है। गढ़वाल में जजियागढ़ को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मतलब जब जब गढ़वाल के राजा पे कोई भी संकट आया, पुलिया नेथानी ने अपनी समझदारी से बचाया था गढ़वाल के राजा को, इसीलिए इसको गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है दोस्तों। अगला देखिए किंग ऑफ कुमाऊँ हेनरी रैमजे, ठीक है, किंग ऑफ कुमाऊँ हेनरी रैमजे। इसके साथ साथ इसको रामजी साहब भी कहा जाता है, रामजी साहब, ठीक है। इसके नाम पर एक शहर है रामनगर, रामनगर जो हमारा इसी के नाम पर है। विकास पुरुष बुलाता है नारायण दत्त तिवारी को, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने दोस्तों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत से कार्य किए। सबसे पहला काम इनका 1973 में जो हमारे विश्वविद्यालय आंदोलन हुए, और कुमाऊँ विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, दोनों इन्हों की देन है। इसके साथ साथ इन्होंने सिटकुल की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। सिटकुल जो कि इंडस्ट्रियल एरिया हमारा रुद्रपुर, पंतनगर, हरिद्वार आदि में, तो इसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसलिए इनको विकास पुरुष कहा जाता है। धरतीपुत्र या हिमपुत्र, तो ये बुलाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को, ठीक है। अगला देखिए आज़ाद नाम से फेमस थे श्रीधर किमोठी, बहुत महत्वपूर्ण है भी, आज़ाद नाम से फेमस थे श्रीधर किमोठी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी, तो महावीर त्यागी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, अपने टाइम के एक जाने माने राजनेता थे देहरादून क्षेत्र से, ठीक है। राजनीतिक गतिविधियों में और सामाजिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा फेमस रहे, इसीलिए देहरादून का सुल्तान कहा जाता है इनको। गढ़ केसरी के नाम से फेमस अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, और दक्षिणी गढ़ केसरी के नाम से फेमस केसर सिंह रावत। दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और केसर सिंह रावत ने जो भी उत्तराखंड में सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था सफल, कुली बेगार आंदोलन, तो कुली बेगार आंदोलन में गढ़वाल देखिए, अगर हम देखते हैं ब्रिटिश गढ़वाल था उसमें, उत्तरी गढ़वाल हमारा चमोली वगैरह का एरिया पूरा आ गया, दक्षिणी गढ़वाल में पौड़ी के एरिया आ गए थे, और हमारा टिहरी था और उत्तरकाशी था वो तो अलग ही एक राज्य था, उसमें रियासत थी ना वो। तो दक्षिणी गढ़वाल में देखा जाए तो केसर सिंह रावत ने कुली बेगार आंदोलन को लीड किया था। इसके साथ साथ उत्तरी गढ़वाल की बात करें तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। लेकिन हमेशा क्वेश्चन जब बनता है एग्जाम में तो केवल ये बनता है कि गढ़वाल केसरी कौन है, तो गढ़वाल केसरी में फिर आपका आंसर हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि दक्षिणी गढ़वाल का केसरी किसे कहा जाता है या दक्षिणी गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा केसर सिंह रावत। काली कुमाऊं का शेर या मुसोलिनी कहा जाता है हर्षदेव ओली को, ठीक है। तो काली कुमाऊं क्षेत्र में जंगलात संबंधी आंदोलन जो थे दोस्तों, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पीरियड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हर्षदेव ओली ने, इसीलिए हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर, साथ ही मुसोलिनी भी कहा जाता है, ठीक है। मुसोलिनी से तुलना होती है इसकी, जो वर्ल्ड वाइड लीडर था मुसोलिनी, उससे तुलना होती है। अगला देखिए कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे दोस्तों, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे के बारे में क्या बताना, पूरे इनका महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल है दोस्तों, खासकर जो हमारे उत्तराखंड का धरती का सबसे सफल आंदोलन रहा कुली बेगार आंदोलन, उसको सफल बनाने में श्रेय बद्रीदत्त पांडे को ही जाता है। गिरदा जो उपनाम है गिरीश तिवारी का दोस्तों, इनकी रचनाएं बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो गिरीश तिवारी गिरदा के नाम से लिखते हैं, गौरदा जो है वो गौरीदत्त पांडे हैं, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है इनमें, गिरदा गिरीश तिवारी, गौरदा गौरीदत्त पांडे। उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से फेमस है दोस्तों सुरेंद्र सिंह भंडारी, चमोली निवासी हैं दोस्तों, और मैराथन रेस दौड़ते हैं, ठीक है, धावक हैं, इसीलिए इनको उत्तराखंड एक्सप्रेस कहा जाता है। बहुत से नेशनल इंटरनेशनल ये पदक जीत चुके हैं। धर्मा अधिकारी जो है महेंद्र शर्मा डंगवाल जी को कहा जाता है, डंगवाल जी का भी यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल रहा था, ठीक है, रियासत टिहरी में, इसलिए डंगवाल जी को धर्मा अधिकारी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं विश्व रत्न की उपाधि मिलती है दोस्तों डॉक्टर शशिधर शर्मा को, ये परीक्षा वाणी में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में दिया है इनके बारे में, शशिधर शर्मा, ठीक है। गढ़वाल जनजागरण का पितामह कहा जाता है तारादत्त गैरोला जी को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, ध्यान रखेंगे। तो गढ़वाल में जो भी जनजागरण हुए दोस्तों, उसका पितामह किसको कहा जाता है, तारादत्त गैरोला जी को, ठीक है। गैरोला जी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, टिहरी रियासत हो, ब्रिटिश कुमाऊं हो, ब्रिटिश गढ़वाल हो, हर जगह पहुँच जाते थे तारादत्त गैरोला जी। गढ़वाल का महर्षि भी तारादत्त गैरोला जी को ही कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। पहाड़ी राजा हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल और राजा विल्सन, ठीक है, थोड़ा इसको समझिए, पहाड़ी विल्सन, राजा विल्सन या हलसन साहब ऑफ गढ़वाल, ये कहा जाता है फेडरिक विल्सन को, ठीक है। फेडरिक विल्सन नामक एक अंग्रेज आया था दोस्तों सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे, किसके टाइम पे, सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे, ठीक है। ब्रिटिश सेना का भगोड़ा था ऐसा बोला जाता है, और इसने सुदर्शन शाह से एक डील की, बोला कि भैया उत्तरकाशी का जो हरसिल क्षेत्र है उसको लीज में दे दे भैया मुझे, तो लीज पे ले लिया कुछ टाइम के लिए। उसके बाद इसने वहाँ पे वनों की अंधाधुंध कटाई की दोस्तों, और इसने ट्रांसपोर्टेशन का एक नया माध्यम भी निकाला। इसने वनों को काटने के बाद भागीरथी नदी में प्रवाहित किया, बड़े बड़े जो लकड़ी के लट्ठ होते होंगे उन लट्ठ को क्या किया इसने
जो तने होते होंगे पेड़ के उनको बहा दिया और नीचे उनको निकाल लिया जाता था, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन बचाया और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गया दोस्तों। और इसने हर्सिल क्षेत्र में आलू, सेब, बहुत सी खेती को भी प्रोत्साहित किया, यानी कि जो सेब के बागान दिखते हैं हमको हर्सिल में, बागवानी का श्रेय भी इसी पहाड़ी विल्सन को जाता है, यानी कि फ्रेडरिक विल्सन। लास्ट एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था पहाड़ी विल्सन का वास्तविक नाम क्या था, तो पहाड़ी विल्सन का वास्तविक नाम फ्रेडरिक विल्सन था। ठीक है, इसको राजा विल्सन भी कहा जाता था। इतना अमीर हो गया था दोस्तों कि जो इसके जो कुली वगैरह थे या जो इसके भी श्रमिक थे ना, वो इसको राजा विल्सन कहते थे। बोला जाता है खुद के सिक्के भी निकाले इसने, खुद की मुद्रा भी निकाल दी, लगा लो, खुद के सिक्के भी डाल दिए थे इसने। ठीक है, और हसन साहिब ऑफ गढ़वाल भी इसी का नाम है। चंदवंश का तुगलक कहा जाता है दोस्तों देवी चंद को। ठीक है, ये हम चंदवंश के इतिहास में पढ़ते हैं, बिल्कुल डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि चंदवंश के जो देवी चंद था इसने क्या गलतियाँ की थी। ठीक है, क्या क्या इसके टाइम पीरियड पर जो हास्यप्रद घटनाएं हुई थी, इसी वजह से इसको चंदवंश का तुगलक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हवलबाग के ऊपर इसने फतेहपुर टांडा बसाया और पेड़ों को पूरा ढक दिया कीम खाब वगैरह से। तो पूरा डिटेल में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोर्स में हम अच्छे से देखते हैं ये चीज़ें, कैसे इसने क्या क्या किया था। गढ़वाल पे विजित नहीं हो पाया था तो आंशिक विजित का इसने ढोंग रचा था। पूरा राजकोष इसने खाली कर दिया था, दुनिया भर का इसने दान पुण्य धर्म किया, खाली फोकट में लोगों के बहकाव में आकर राजकोष खाली कर दिया पूरा चंदवंश का, इसीलिए इसको चंदवंश का तुगलक कहा जाता है। तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, रक्त पिपासु नाम से संबोधित किया जाता है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी तो ऐसा ही किया दिल्ली सल्तनत में। जब वो गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले उसने टैक्स बढ़ाया। टैक्स कब बढ़ाया, जब पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था। इसके बाद उसने राजधानी को स्थानांतरित किया। राजधानी स्थानांतरित करने में पूरा राजकोष खाली कर दिया दिल्ली का, दिल्ली से दौलताबाद ले गया था ना राजधानी। और तीसरा क्या किया, दक्षिण के अभियानों में ही लगे रहा जिंदगी भर। ठीक है, इससे क्या हुआ, पूरा राजकोष खाली हो गया दोस्तों इसका। तांबे की सिक्के डाल दिए, तांबे की मुद्राएं जारी की इसने, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो लोगों ने घर में तांबे के सिक्के डालने शुरू कर दिए। ठीक है, क्योंकि तांबा आसानी से सुलभ होने वाली धातु थी उस समय। तो क्या हुआ, मुद्रास्फीति हो गई, बहुत सी घटनाएं होती हैं, इसीलिए इसको पागल बादशाह कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक से तुलना होती है कुमाऊं के देवी चंद की। ठीक है, देखिए जंगली नाम से फेमस है जगत सिंह चौधरी। जगत सिंह चौधरी को जंगली की उपाधि मिली है। जगत सिंह चौधरी ने देखिए दोस्तों मिश्रित वन मॉडल खेती का यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, यानी कि हम जंगलों के साथ साथ खेती भी कर सकते हैं जंगलों को नुकसान पहुंचाए बिना, इसीलिए इनको जंगली कहा जाता है। गढ़वाल पत्रकारिता का जनक गिरजादत्त नैथानी, क्योंकि देखिए गढ़वाल का जो पहला समाचार पत्र आया ऑफिशियल देख सकते हैं 1902 में, गढ़वाल समाचार। तो गढ़वाल समाचार के संपादक कौन थे, गिरजादत्त नैथानी जी थे। बाद में ये बंद हो जाता है और 1905 में जब गढ़वाली शुरू होता है दोस्तों, तो विशंबर दत्त चंदोला बोलते हैं कि आप ही संपादन कार्य करो। तो गढ़वाली के पहले संपादक भी गिरजादत्त नैथानी थे, लेकिन बाद में इनका मतभेद हो जाता है, फिर ये अपनी प्रेस खोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सी बातें हम पढ़ते हैं उत्तराखंड पत्रकारिता के इतिहास में, तो ये घटनाएं। लेकिन गढ़वाल में पत्रकारिता जो शुरू हुई गिरजादत्त नैथानी के प्रयासों से हुई, इसलिए इनको गढ़वाल पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और गढ़वाल में जनजागरण का जो हमारा था अभी हमने पढ़ा तारादत्त गैरोला जी, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। मनोवैज्ञानिक साहित्यकार कहा जाता है, उपन्यासकार कहा जाता है इलाचंद्र जोशी को। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जो हमारे उपन्यासकार है वो इलाचंद्र जोशी हैं। इसके बाद देखिए गढ़वाल का आदिनाथ, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का बिस्मार्क और अन्य कई नाम हैं दोस्तों अजयपाल के। अजयपाल पहला पंवार शासक था जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। ठीक है, एक गढ़ रह गया था जो अभी हमने डिस्कस किया था, कफू चौहान महाराणा प्रताप से तुलना की जिसकी हमने, उसी के गढ़ को ये जीत नहीं पाया था। ठीक है, और फाइनली वहाँ पर भी गया ये और वहाँ पे भी जीत ही जाता है फाइनली, कफू चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाता है युद्ध में। लेकिन ऐसे प्राप्त होता है कि कुछ ऐसी घटनाक्रम होते हैं वहाँ पे कि उसके बाद ये डिसीजन लेता है कि मैं अब आज से कभी युद्ध नहीं करूँगा, और इसीलिए इसको गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध हुआ था ना, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भारी रक्तपात देखा, हिंसा देखी, रोते बिलखते बच्चे देखे, माताएं देखी, तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने बोला भैया युद्ध वगैरह नहीं करना, अब मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। तो ऐसा ही यहाँ पर अजयपाल के साथ भी हुआ, इसीलिए अजयपाल की तुलना अशोक से की जाती है। ठीक है, अगला देखिए फादर ऑफ मसूरी। तो फादर ऑफ मसूरी कहा जाता है दोस्तों जॉन मैकिनन को, क्योंकि मसूरी को बसाने में महत्वपूर्ण जो भूमिका रही दोस्तों जॉन मैकिनन की रही। और इसके साथ साथ जॉन मैकिनन ने उत्तराखंड की धरती में एक पहला समाचार पत्र निकाला। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र इसी को बोलते हैं, हालांकि ये अंग्रेजी भाषा का था। ठीक है, द हिल्स जो कि मसूरी से निकला था 1842 में, द हिल्स, इसको संपादित किसने किया था, जॉन मैकिनन ने ही किया था दोस्तों। इसीलिए मसूरी का पूरा डेवलपमेंट जॉन मैकिनन और कैप्टन यंग के प्रयासों से ही हुआ था, इसीलिए जॉन मैकिनन को फादर ऑफ मसूरी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ एक पॉइंट रह गया दोस्तों, उसको आप नोट कर लीजिए, पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ का अंबेडकर,
तो पहाड़ का अंबेडकर नाम से फेमस है दोस्तों। जैसे भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने शिल्पकार उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए, वैसे ही यहाँ पर उत्तराखंड की धरती में शिल्पकार उत्थान के लिए इस व्यक्ति ने बहुत प्रयास किए थे, इसीलिए इनको पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है। नाम है मुंशी हरिप्रसाद टमटा। ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, इनको पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है। ठीक है, टमटा जी। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा की मैं बात करूं दोस्तों, इन्होंने एक समाचार पत्र भी संपादित किया था जो 1934 में, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में, समता नामक इन्होंने पत्र शुरू किया था। ठीक है, समता 1934 में। तो इनको पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये आज का टॉपिक था उत्तराखंड के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व और उनके उपनाम। आपको आज काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ठीक है, लगभग हमने देखा क्यों इन व्यक्तियों को ये उपाधियाँ दी गई हैं, क्या इनके कार्य रहे थे। अभी कुछ इसमें नाम रह गए होंगे दोस्तों, जो कि हम कभी करवा देंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो भी रह गए होंगे। और जितने भी आज करवाएं वो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनके पूरे साक्ष्य मिलते हैं, किसी इतिहासकार ने इनको ये उपाधि दी है, या तो किसी राजनेता ने इनको उपाधि दी है, या कुछ उपाधियाँ इनको मिली गई जो दी गई हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा भी मिली हैं। बहुत से मतलब उपाधियाँ ऐसी हैं जो कि यहाँ पर प्रामाणिक हैं। ठीक है, मतलब बोला गया है किसी न किसी बुक में, इनकी तुलना हुई है कहीं ना कहीं पे। ऐसा नहीं है कि खुद मतलब अपने मन से यहाँ पे उपाधियाँ जोड़ दी गई हो इनके आगे। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना भी रहती है। और उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्जाम में खासकर जो समूह गौ परीक्षा होगी आपकी, समूह गौ में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अच्छे से सभी फैक्टों को आप नोट कर लें, और मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।